हाँ तो बच्चों मैंने यही खत्म किया था दूसरा दृश्यांश। चलिए तीसरे दृश्यांश की तरफ। यह तीसरा दृश्यांश है। इसमें प्रश्न रखा है मैंने, आनुषंगिक प्रश्न। आनुषंगिक का मतलब होता है आनुषंगिक का मतलब होता है विषय वस्तु से संबंधित। बहुत ही अच्छा शब्द है आनुषंगिक, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न। नाटक में अंक क्या होता है, इसको मैं हटाऊं। नाटक में अंक क्या होता है। अब आप ये देखिए, ये 9 प्रश्न, ये साप्ताहिक जो है सो प्रश्न है ना, यानी इन दृश्यांशों के साथ आपको ये प्रश्न दिए जाएंगे। नाटक में अंक क्या होता है। अंक का मतलब होता है दृश्यों का समूह। जैसा कि मैंने बताया, अंक यानी दृश्यों का समूह। दृश्य किसे कहते हैं। दृश्य जो आंखों को नजर आ जाए, जो आंखों को दिखाई पड़े। नाटक और एकांकी में मौलिक अंतर क्या होता है। नाटक और एकांकी में मौलिक अंतर क्या होता है। नाटक, इसमें कम से कम 2 अंक होंगे, और जैसा कि आप सब जानते हैं एक अंक में 5 दृश्य होंगे और दूसरे अंक में भी 5, अधिक से अधिक, यानी कम से कम 2 अंकों का एक नाटक होगा। और एकांकी में एक ही अंक होगा। एक अंक वाला जो नाटक होता है जिसमें अधिक से अधिक 5 दृश्य हो सकते हैं, कम से कम 1 दृश्य, अधिक से अधिक 5 दृश्य, है ना। तो सिर्फ 1 अंक वाला छोटा नाटक एकांकी है। दोनों में मौलिक अंतर यही है कि एक 2 अंकों का होता है, यानी नाटक 2 अंकों का होता है, और एकांकी जो है वो 2 से कम अंकों का, यानी 1 अंक का। 2 से कम क्या होगा, 2 से कम 1 अंक होगा, एक ही अंक होता है उसमें। उसके बाद उसमें दोबारा तिबारा कोई अंक नहीं जुड़ता, और उस अंक में भी अधिक से अधिक 5 दृश्य होंगे। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, भरत मुनि हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, संस्कृत में कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। उसमें इन्होंने यह बात कही है, भरत मुनि जी ने, कि नाटक की क्या परिभाषा है, नाटक के दृश्य कैसे होते हैं, नाटक के अंक कैसे होते हैं, अंक कहते किसे हैं। मैंने भी उसी आधार पर यह सब कहा है। दोहरी मानसिकता से आप क्या समझते हैं। दोहरी मानसिकता क्या है। दोहरी यानी 2, मानसिकता यानी सोच। आपके मानस में जो बातें बैठी हुई है, तो 2 बातें, आपका जो एक विचार है, आपकी जो विचारधारा है ना, वो बदली हुई है। आपको ज़्यादा दाव पेंच नहीं आता, आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। बस आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है ना, कैसा व्यवहार करना है। लेकिन जहाँ इतनी स्पष्टता नहीं होती, जहाँ बातों में पेंच होता है, जहाँ बातों में दाव पेंच दिखाया जाता है, जहाँ बातों में उलझाव होता है, जहाँ बातों में तरह तरह की बाजीगरी, शब्दों की बाजीगरी दिखाई जाती है, वहां सतर्क हो जाना चाहिए। वही है दोहरी मानसिकता। 2 तरह की सोच, सामने वाले के लिए अलग सोच, सार्वजनिक अलग सोच, और व्यक्तिगत तौर पर अलग सोच। वहां कुछ, यहां कुछ, है ना। यही है दोहरी मानसिकता। 2 तरह की सोच अपनाने का जो भाव होता है उसे हम दोहरी मानसिकता के नाम से जानते हैं। बेटी बेटे में भेद किस मानसिकता का द्योतक है। बेटी बेटे में भेद दोहरी, ये कुछ प्रश्न है। इन प्रश्नों का मैं यहाँ संक्षिप्त रूप में इन प्रश्नों का संक्षिप्त रूप में एक छोटा सा आकलन मैं यहाँ प्रस्तुत कर देता हूँ। बाकी लिखना तो आपका काम है। हाँ, यहाँ जो आकलन प्रस्तुत किया जाएगा उससे आपको सहायता मिलेगी, बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। बल्कि आप पूरी तरह सतर्कता बरतें तो बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं। बेटी बेटे में भेद किस मानसिकता का द्योतक है। बेटी बेटे में भेद उत्पन्न करने का मतलब ही है कि वह व्यक्ति दोहरी मानसिकता, जो चौथे प्रश्न में मैंने कहा, दोहरी मानसिकता का वह व्यक्ति है। दोहरी मानसिकता अर्थात 2 तरह की सोच, 2 तरह की विचारधाराओं का व्यक्ति। द्योतक का मतलब होता है बताने वाला। द्योतक यानी कहने वाला, बताने वाला। चरित्र क्या होता है आपने जाना, अभी मैंने पिछले दृश्यांश में कहा था चरित्र क्या होता है। चरित्र का मतलब ही होता है गुणों का सामूहिक प्रभाव जो व्यक्ति पर
या समाज पर पड़ता है, और उस प्रभाव के कारण जो एक रूप आपका या जो एक छवि आपकी बनती है वही चरित्र है। बाबू रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जी में क्या मूल अंतर है? अब आप पाठ पढ़िएगा, पाठ आपने पढ़ा भी होगा। बाबू रामस्वरूप बेटी के पिता हैं और गोपाल प्रसाद बेटे के पिता। पहला अंतर तो यही है। दूसरा अंतर है कि रामस्वरूप हंसोड़ हैं, रामस्वरूप परिस्थितियों से समझौता करने वाले हैं, रामस्वरूप अड़ियल नहीं है, जिद्दी नहीं है और मौके की नजाकत भांपते हुए अपना कार्य करते हैं, जबकि गोपाल प्रसाद अड़ियल हैं, जिद्दी हैं और अडिग हैं। अभी जो दोहरी मानसिकता की बात मैंने की, वो दोहरी मानसिकता गोपाल प्रसाद जैसे लोग ही उत्पन्न करते हैं समाज में। इन्हीं लोगों के कारण सामाजिक समरसता जो है वो खतरे में है। मैंने पीछे कहा है, सामाजिक समरसता खतरे में पड़ जाती है ना। ये पहले तो बोलते हैं कि नहीं 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 दहेज नहीं लेनी है, दहेज नहीं लेना है मुझे, दहेज का पैसा नहीं चाहिए मुझे, दहेज नहीं लेना है मुझे, दहेज नहीं लेना है मुझे, और बाद में बोलते हैं कि नहीं दहेज लेना है, आपको तो ये देना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें बोलते हैं कि चलिए कुछ बिजनेस की बातें हो जाएं। ठीक, बिजनेस, बिजनेस शब्द क्यों लगाया इन्होंने? ये पूरी तरह सो कृत्रिम मुखौटा लगाकर कंबल ओढ़कर घी पीने वालों में से हैं और समाज को अपने ही चश्मे से देखते हैं, किसी और के चश्मे की नहीं जरूरत नहीं होती। पाठ का भाव स्पष्ट करें। पाठ दोहरी मानसिकता से ग्रस्त जो विचारधारा पनप रही है हमारे समाज में, इसे उजागर करता है। समाज जो जिस तरह की परिस्थितियों में समाज, जिस तरह के परिवेश में समाज सांस लेता है ना, लड़के लड़की, बेटे बेटी, लड़के की शिक्षा अलग, लड़की की शिक्षा अलग, लड़के की शिक्षा उच्च हो, लड़की की शिक्षा हो ही नहीं तो बेहतर, नहीं तो 10वीं कक्षा से ज्यादा ना हो, है ना। इस तरह की जो घोटालेबाजी होती है, इस तरह की जो मानसिकता दर्शाई जाती है, इस तरह से जो दो रवैये अपनाए जाते हैं, इन सब रवैयों को एकदम सबके सामने निचोड़ कर लाने का कार्य लेखक ने किया है इस पाठ के माध्यम से। यह पाठ बोलता है कि हमें यदि सामाजिक समरसता का भव्य जीवन चाहिए तो हमें दोनों में विभेद नहीं करना होगा, नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को बराबर एक समान मानकर दोनों के लिए समान अवसरों के दरवाजे खोलने चाहिए, अवसरों के समान दरवाजे होने चाहिए, है ना। दोनों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें एक पैरामीटर, एक मापदंड, एक प्रतिमान कायम करना होगा जिस पर लड़का क्या और लड़की क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, सबको एक समान माना जाए। किसी रोचक विषय पर एकांकी की रचना करें। आपको किसी रोचक विषय पर एकांकी की रचना करनी होगी, है ना। एकांकी कैसे रचते हैं? उसमें दृश्य होते हैं, दृश्य आपको लिखने हैं। कैसे लिखेंगे आप जानते हैं अच्छी तरह से। और रचना कैसी होगी? तो रचना होगी आपकी जो कल्पनाशीलता है उसके आधार पर। ये कीजिए, मैं चाहूंगा कि अपने जीवन की कोई रोचक घटना हो, उसके आधार पर आप ये कीजिए, ये लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं अगले पाठ के समय, जब हम अगला पाठ पढ़ेंगे, जब हम अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे एक दूसरे के सामने, उस समय फिर हमारी मुलाकात होगी, है ना। तब तक आराम से रहें, चैन से रहें और ठीक से रहें, अच्छी तरह से रहें। हाँ, एक बात और, समय पर आइए, फिर मैं बोल दूं, अधिक से अधिक संख्या में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, क्योंकि आप नहीं आइएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, आपका भविष्य मुश्किल में पड़ेगा। बच्चों, हम सब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, ये सब कुछ बेकार चला जाएगा यदि आप नहीं आएंगे। तो कम से कम 75% तो आपकी उपस्थिति चाहिए ना। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को गौर से देखिएगा। इसके अलावा पाठ में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखिएगा, है ना। एक बार आपने भाव समझ लिया तो सारे के सारे प्रश्न भाव से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,